हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, ये हमारा मैथ में चैप्टर 1 है। ठीक, रियल नंबर्स। तो नंबर जो हमारे पास होते हैं, हम रियल नंबर पढ़ेंगे। तो जो नंबर होते हैं, एक तो रियल नंबर होते हैं, ठीक है, और एक होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर में हमारे पास रैशनल भी होते हैं, ठीक है, और इरेशनल भी होते हैं। ठीक है, जैसा कि आपने रैशनल नंबर ये 9th क्लास में पढ़ा था। ठीक है, अभी हम रैशनल और इरेशनल दोनों पढ़ लेंगे। ठीक है, इरेशनल भी पढ़ लेंगे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर ये आप 11th क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से लिखते हैं, ए प्लस आयोटा बी टाइप का होता है। ठीक है, यहाँ पर आई फॉर इमेजिनरी नंबर होता है, आई फॉर आयोटा पढ़ते हैं, बट ये इमेजिनरी नंबर होते हैं जिसको हम इमेजिन करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा अभी नहीं है, अभी हम पढ़ेंगे सिर्फ रियल नंबर्स। ठीक है, वास्तविक संख्याएं। कॉम्प्लेक्स नंबर इससे क्या बोलते हैं, ठीक, जो कि हमारे 11th का टॉपिक है। ठीक, कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्या बोलते हैं आई होप हिंदी में। तो कॉम्प्लेक्स नंबर हम नहीं पढ़ेंगे अभी। ठीक है, काल्पनिक संख्याएं ये हमारे सिलेबस में नहीं है। ये रियल पार्ट होता है, ये इमेजिनरी पार्ट होता है, जो कि अभी हमें नहीं पढ़ना है। ठीक, हम ये वाला पढ़ेंगे, रियल नंबर। ठीक, तो रियल नंबर जो होते हैं रियल लाइन पर रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं भाई। बीच में जीरो होता है, इधर माइनस होता है, इधर प्लस होता है। ठीक है, इसमें बहुत सारे नंबर रहते हैं। ठीक, तो इसमें कौन कौन आता है मैं यहाँ पर लिखता जा रहा हूँ। देखो, एक तो आता है आपका नेचुरल, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 1 से। एक आता होल नंबर, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, जीरो ऐड हो जाता है इसमें बस। ठीक, उसके बाद आता है इवन, लिख देता हूँ चलो, इवन नंबर इसी में होते हैं 2, 4, 6 टाइप के। उसके बाद ऑड होते हैं, इनको कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, 1, 3, 5, 7, 9। ठीक है, उसके बाद होते हैं प्राइम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात रहेगी प्राइम पे। ठीक है, 2, 3, 5, 7, 11, इसमें 9 आ सकता है, इसमें 9 नहीं आता। ठीक, जो खुद से ये सब मैं दोबारा से बताऊंगा जहाँ जहाँ जिसकी जरूरत पड़ेगी। प्राइम हो गया, कंपोजिट हो गए, मैं बताऊंगा आपको कंपोजिट। ठीक है, जिसके खुद से ज़्यादा फैक्टर पॉसिबल हो, जैसे कि 4, 6, 9, 10, यानी कि नंबर विच कैन बी फैक्टराइज इनटू द प्राइम। ठीक, यानी कि जो नंबर जिनको हम प्राइम फैक्टर के फॉर्म में और फैक्टराइज कर सकते हैं, जिसको एक्सप्रेस किया जा सके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में, इट्स कॉल्ड कंपोजिट। ठीक है, नंबर अभी इनको मैं डिटेल में बताऊंगा आपको। ठीक, इंटीजर्स रहते हैं, इंटीजर्स माइनस के भी रहते हैं ना, माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, 0, 1, 2 ऐसे। ठीक, तो ये सब को ना मैं इसमें रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, रियल लाइन में लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं, हमारा जो टॉपिक है इसमें जो सिलेबस में है वो पढ़ेंगे। ठीक है, हमारा 9th में 6, 7 में खूब बताया जाता है इवन क्या होता है, ऑड क्या होता है ना। मैं यहाँ पर आपको 2 बातें बताऊँगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछेंगे, प्राइम और कंपोजिट। ठीक, 2 पे ध्यान देना, प्राइम और कंपोजिट पे। तो आगे हम टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। ठीक, जो हमारा सिलेबस में है हम उस पर बात करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर देखते हैं हमारे पास प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं, नंबर विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड इटसेल्फ। ठीक है, 1 एंड इटसेल्फ। प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका कोई फैक्टर नहीं होता, कहने का मतलब ये है, शुद्ध मतलब अपने समझने के लिए है। यह सब मैथ में MCQ आते हैं, तो हमें बस ये समझना है कि इसका मतलब क्या होता है। जैसे 2, 3, 5, 7, इनका फैक्टर क्या होता है, ये 1 के टेबल में तो सब आएंगे ही, और खुद के टेबल में आते हैं। जैसे 2 1 के टेबल में आता है, 2 खुद के टेबल में आता है, 3 1 के टेबल में, 3 खुद के टेबल, यानी कि ऐसे नंबर जो किसी के टेबल में नहीं आते, नहीं अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है, अभाज्य संख्याएं। आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासों में भी, याद हो तो। ठीक है, अभाज्य संख्याएं। ठीक है, जो खुद के टेबल में आते हैं, इनका फैक्टर कहने का मतलब 1 और इटसेल्फ होता है। MCQ में कभी आए तो आप टिक लगा देना सही से। ठीक है, हाँ। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिन नंबरों को हम कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ प्राइम नंबर, जिनको इनके फॉर्म में लिखा जा सकता है, यानी कि इनको फैक्टर किया जा सकता है प्राइम फॉर्म में। ठीक है, इसी बात को हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बोलते हैं। MCQ में पूछा गया, व्हाट इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। 4 स्टेटमेंट दिए होंगे, तो आपको ये पहली वाली लाइन याद रखनी, बहुत शॉर्ट में लिखी मैंने, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ प्राइम। ये लाइन मिले, इसमें टिक लगा दो फटाक से, आया हुआ MCQ क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे 4 है, 4 को देखो 2 इंटू 2 प्राइम है, 2 प्राइम है। 6 है, 2 इंटू 3 प्राइम है। 30 2 3 5 2 3 5 प्राइम है। 14 के लिए 2 7 प्राइम है। तो प्राइम में अगर हम फैक्टराइज कर सकें, इसको हम क्या बोलते हैं, ये नंबर कंपोजिट नंबर होते हैं। ठीक है, इजी है, बात को बस समझना है, हमें ध्यान रखना है, मेमोराइज रखना, ताकि हम MCQ पे पहुंच सकें। रैशनल नंबर 9th क्लास में खूब अच्छे से पढ़ा हुआ है हमने। एवरी नंबर
इज कॉल्ड रैशनल इफ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि q जो डिनोमिनेटर है, यानी कि एवरी नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, यानी कि हम नंबरों को अंश अपॉन हर, यानी कि अंश बटे हर के फॉर्म में अगर लिख सकते हैं तो वो नंबर रैशनल नंबर होते हैं, यानी परिमेय संख्या होती है, जहां पर हर जो है, हर का मतलब डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का मतलब q जीरो नहीं हो सकता, ठीक, यानी कि नंबर इन द फॉर्म ऑफ, ये लाइन हमें याद नहीं करना, समझनी है, मेमोराइज करनी है, अपनी लैंग्वेज में, अपने हैबिट में लानी है, नहीं वो नंबर जो p अपॉन q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं, बस बात खत्म। इसमें डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर भाई डिनोमिनेटर जीरो हो गया, जैसे मान लो 2 अपॉन जीरो हो गया, इसकी वैल्यू पता क्या तो नॉट डिफाइन होती है, ठीक है, किसी चीज को मैं जीरो से डिवाइड करता हूँ तो इसकी वैल्यू अभी तक नॉट डिफाइन रहती है, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता, ठीक। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, 2/3 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर, नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा सकते हैं, जीरो भी देखो, जीरो के नीचे हम 1 तो लगा सकते हैं ना, हाँ, तो जीरो भी रैशनल नंबर होता है। इरेशनल नंबर वो होते हैं जो इस फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते हैं, वो इरेशनल नंबर होते हैं, जैसे कि रूट के नंबर और पाई, ठीक। तो ये 2-3 बातें एमसीक्यू में पूछी गई थी, आपको बस ध्यान रखना है कि इनमें से रैशनल कौन सा है, इनमें से रैशनल कौन सा नहीं, इसमें से कंपोजिट कौन सा है, इसमें से प्राइम कौन सा है, ये एमसीक्यू में पूछा गया है, ठीक। अच्छा, एक बात और याद रख लो भाई, कोप्राइम क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात छूट रही थी। कोप्राइम, कोप्राइम का मतलब हिंदी में बोलते हैं सह अभाज्य, बहुत एमसीक्यू आता है इस पे, सह अभाज्य। जैसे मैंने दिया 18 और 25, एक ऑप्शन दे दिया, दूसरा दे दिया 13, 31, ठीक है, इनमें से कोप्राइम क्या है, कोप्राइम का मतलब होता है, सहअभाज्य का मतलब होता है कि आपस में किसी टेबल में कॉमन नहीं आने चाहिए, आपस में किसी टेबल से कटने नहीं चाहिए, ऐसे समझ लो। जैसे कि 18 2 से कट रहा लेकिन वो नहीं कट रहा, ये 3 से कट रहा वो 3 से नहीं कट रहा, ये 6 से कट रहा वो 6 से नहीं कट रहा, तो ये दोनों कैसे कोप्राइम है, आपस में किसी टेबल से नहीं कट रहे हैं, देख लो, ये 13, 31 ये भी आपस में कोप्राइम है ना। तीसरा ऑप्शन दिखा देता हूँ आपको, जैसे मैं लिखिए 13 और 39, 39, ये कोप्राइम है, ये कोप्राइम नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि ये 13 के टेबल में आता है। तो कोप्राइम का एमसीक्यू बहुत आया हुआ है, 4 ऑप्शन आपको दे देगा, ठीक है, कहेगा कि इनमें से कौन सा कोप्राइम नहीं है या कौन सा कोप्राइम है। चलो एक और मैं लिख देता हूँ आपको, 3 और 21, ये भी कोप्राइम नहीं है ना, बोलो, 3 के टेबल में आ रहा है दोनों। तो कोप्राइम देखने के लिए यानी सहअभाज्य पता करने के लिए हमें ये देखना होता है कि दोनों नंबर किसी टेबल में आ तो नहीं रहे हैं, यदि वो टेबल में आ रहे हैं किसी के तो कोप्राइम नहीं होंगे, और अगर नहीं आ रहे हैं किसी भी टेबल से, कट नहीं हो रहे तो वो नंबर कोप्राइम होंगे, यानी कि सहअभाज्य होंगे। तो सहअभाज्य एक टॉपिक ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसका एमसीक्यू मैंने कई बार कई सेट्स में देखा हुआ है, कोप्राइम फाइंड करने का 4 ऑप्शन देगा, ये मैं एमसीक्यू में क्वेश्चंस डालूंगा तब और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, अभी मैं टॉपिक पे आता हूँ अपने, ठीक है। देखते हैं आगे हमारे पास मैं इसमें कहाँ से स्टार्टिंग है चैप्टर में। एक टॉपिक और हमारे पास टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर, एग्जाम में एमसीक्यू पूछा गया है इस पे भी, ठीक है। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है शांत, हिंदी में क्या पढ़ते हैं इसको, शांत परिमेय संख्या। शांत परिमेय संख्या का मतलब है कि अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो वो पूरी पूरी डेसिमल के फॉर्म में कट जानी चाहिए, ठीक। हाँ, तो कोई भी रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग होगा इफ इट्स डिनोमिनेटर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ, यानी एवरी रैशनल नंबर कैन बी टर्मिनेटिंग इफ इट्स डिनोमिनेटर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m और 5 की पावर n और 2 × 5, यानी कि किसी भी, कुछ नहीं याद रखना, ये इतना जितना भी लिखा हुआ, बस ये 3 चीजें देख, इन पे नजर डालो। नंबर का जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर मतलब हर, नंबर का जो हर है उसके हम फैक्टर करें तो सिर्फ 2 की पावर में आने चाहिए, यानी कि 2 2 आने चाहिए, या 5 5 आने चाहिए, या फिर 2 और 5 का मिक्सअप आ जाए, 2 और 5 दोनों मिक्स होकर आ जाए तो वो नंबर टर्मिनेटिंग होगा, और अगर उसके अलावा कोई और नंबर आ गया तो वो नंबर टर्मिनेटिंग नहीं होगा। टर्मिनेटिंग का मतलब शांत, यानी कि उसको मैं डिवाइड करूंगा कभी कटेगा नहीं। जैसे मान लेता हूँ मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन छोटा सा दिखाता हूँ आपको, जैसे मैंने लिखा 10/3, भैया डिवाइड करके दिखाना जरा, 3 3 जा 9, 1 बचा, डेसिमल लगा लो, इधर 0 बढ़ा लो, 3 3 जा 9, डेसिमल लगा हुआ है यहाँ पर, 3 3 जा 9, डेसिमल लगा हुआ है, 3 3 जा 9, तो क्या ये कभी हो पाएगा टर्मिनेटिंग, तो ये से क्या बोलेंगे हम, नॉन टर्मिनेटिंग, क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। ये 9th पॉइंट में रहता है थोड़ा बहुत, इसलिए मैं याद दिला रहा हूँ आपको। एक और क्वेश्चन उठा लेता हूँ मैं, जब मैं 13/8 ले लिया, ठीक, तो 13 में 8 का डिवाइड लगाना जरा, 8 बन जा 8, 5 बचे, डेसिमल लगा लो, 0 बढ़ा लो, 48, 2 बचे, 0 बढ़ा लो, 16, 4 बचे, 0 बढ़ा लो, 5, देखो कट गया ना पूरा पूरा, डेसिमल के बाद कट गया, क्यों, क्योंकि आप 8 को चेक करो, 8 कैसे लिखा जा सकता है, 8 इक्वल टू क्या होता है, 2 × 2 × 2, यानी कि 2 की पावर 3। 8 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 की पावर, यहाँ पर m की जगह कितना है 3,
यहाँ पर मैं 3 को नहीं लिख सकता, देखो 3 में तो 3 तो हमें चाहिए ही नहीं ना, तो इसको बोलेंगे हम टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो ऐसे ही है हमारा 13.3125, 13.3125 ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा क्योंकि ये 5 की पावर 5 होता है। ठीक, आप चेक करके देख लेना। 11 क्या होता है, 2 की पावर 4 और 5 की पावर 1, 2 की पावर और 5 की पावर में आ रहा है। ठीक है, तो ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, ये 2 की पावर इंटू 3 की पावर 2। ठीक, 18 कितना होता है, 18 को आप तोड़ के देख लो भाई, 2 इंटू 3 इंटू 3, देखो इसमें 3 आ रहा है ना, 2 एक बार 3 दो बार, तो 3 यदि आ रहा है तो 3 तो मुझे चाहिए ही नहीं ना, वहीं पे नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा, टर्मिनेटिंग वही नंबर होंगे, टर्मिनेटिंग यानी कि शांत संख्याएं वही होती हैं जिनका डिनोमिनेटर यानी जिनका हर 2 की पावर में हो या 5 की पावर में हो या फिर 2 इंटू 5 यानी 2 और 5 दोनों की पावर में कुछ भी हो सकती है, कोई कितनी बार भी रिपीट करे मैटर नहीं करता हमारा। ठीक, तो ऐसे नंबरों को हम टर्मिनेटिंग नंबर बोलते हैं। ठीक, अच्छा मुझे अगर ये पता करना हो कि ये संख्या कितने डेसिमल पे टर्मिनेट करेगी, जैसे ये देखो डेसिमल के बाद कितने अंक आए, 1 2 3, तो मुझे कैसे पता करना पड़ेगा, ये जो हाईएस्ट पावर होती है ना वही आंसर होता है। आपको अगर डेसिमल में पूछे कितना डेसिमल पे टर्मिनेट, एट हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस द फॉलोइंग नंबर कैन बी टर्मिनेटेड। ठीक, कि कितने डेसिमल प्लेस के बाद ये फॉलोइंग नंबर जो है, जो हमारा गिवन नंबर वो टर्मिनेट होगा, तो हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे और उसमें ये देखेंगे 2 और 5, 2 या 5 में से किसकी पावर ज़्यादा आ रही है, वही आंसर होता है। जैसे ये क्वेश्चन है 13.3125, ठीक है, इसमें देखो 2 तो आ ही नहीं रहा भाई, तो 5 की पावर 5 आ रहा है, तो आप इसका डिवाइड इसमें लगा के देखना, डेसिमल के बाद 5 बार टेबल पढ़ना पड़ेगा, आपका ये टर्मिनेट हो जाएगा। अब इसमें देख लो 11/80 है, 80 का डिवाइड 11 में लगाना, देखो 5 की पावर 1 आ रही है, 4 की पावर 2 की पावर 4 आ रही है, तो आपको 4 बार टेबल पढ़ना पड़ेगा डेसिमल लगाने के बाद। ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है, ये कैसा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है, इसकी तो बात ही नहीं होगी। ठीक, कभी कभी पूछे एट हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस द फॉलोइंग नंबर आर टर्मिनेटेड, डेसिमल पर पूछे तो आपको फैक्टर करना, बड़ी पावर पे टिक लगा दो, कितनी कौन सी पावर पे, बड़ी पावर पे। और सिर्फ टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग पूछा तो आप पावर देख लो, 2 की पावर आ रही है तो टर्मिनेट, 5 की पावर आ रही है तो टर्मिनेट, और 2 और 5 दोनों आ रहे हैं तो टर्मिनेट। तो आपको मुझे लग रहा है कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्लियर हो गया होगा। टर्मिनेटिंग के लिए हमें बस इतना देखना, अगर ये नहीं आ रहे हैं, इनके अलावा 7 3 और क्या बचा हमारे पास, 3 बचा 7 बचा, अगर ये नंबर आ रहे हैं 6 से तो हम तोड़ते ही नहीं ना प्राइम नंबर में, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक, आगे और क्वेश्चंस देखते हैं, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग की जब बात आएगी तो मैं आपको और बताऊंगा। अच्छा एक और क्वेश्चन और इसी में ऐड करके दिखा देता हूँ मैं आपको, कन्फ्यूजन अगर हो रही है थोड़ी सी भी तो मैं एक दो एग्जांपल और ले लेता हूँ। जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया 27/12। अच्छा इसको देखो जरा, इसमें आप फंस जाओगे थोड़ा सा, 2 इंटू 2 इंटू 3। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर इसमें तो 3 आ रहा है, 3 तो इसमें हमें चाहिए नहीं है, ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। नहीं, ये नॉन टर्मिनेटिंग नहीं होगा, क्यों क्यों नहीं होगा, 3 से 27 कट भी तो रहा है, 3 से 27 कट रहा है, देख लो भैया, यदि कट रहा है तो आप टर्मिनेटिंग ही लिखेंगे। ठीक है, 2 बार में, और कितने डेसिमल प्लेस आएंगे, 2 डेसिमल प्लेस, 2 डेसिमल प्लेस। ठीक है, एक और क्वेश्चन बता देता हूँ आपको, जैसे मैंने लिखा, मान लो 100 लिख लेता हूँ, चलो 100 कैसे लिखेगा, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, तो देख लो 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2, ये भी टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक, क्योंकि 2 और 5 के अलावा कुछ आ नहीं रहा हमारे पास, तो ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, अब चूंकि अगर वो पूछे कितने डेसिमल डिजिट पे होगा, तो देखो इसकी भी पावर 2 इसकी भी पावर 2 है, तो क्या होगा, 2 डेसिमल प्लेस। ठीक, बड़ी पावर है नहीं कोई, तो जो बड़ी है दोनों ही आपस में बराबर है, तो उतनी डेसिमल प्लेस। आप डिवाइड करके देखो, 100 का डिवाइड इसमें लगाओ तो कितना आ जाएगा, 0.5 बन, एक दो डिजिट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, हाँ ऐसे समझना होता है हमें। ठीक, एक और ले लेता हूँ, एक 125 ले लेता हूँ। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 5 इंटू 5 इंटू 5, तो 17, 5 की पावर कितना हो गया, 3, तो भैया देखो 5 की पावर 3 होगा तो एक तो टर्मिनेटिंग तो हो ही गया ये टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये टर्मिनेटिंग लिखा हुआ है। ठीक है, 5 की पावर 53 नहीं है, ये थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा होगा देखने, 5 की पावर 3 कितने डेसिमल डिजिट आएंगे बता सकता है कोई, 3 डेसिमल डिजिट आएंगे, कितने आएंगे,
3 डेसिमल डिजिट। क्यों? क्योंकि 2 तो इसमें आया नहीं, सिर्फ 5 आया हुआ, पावर कितनी है 3, तो 3 डेसिमल, यानी कि आप 125 का 17 में डिवाइड लगाओ तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक आपको टेबल पढ़ना पड़ेगा और ये पूरा पूरा कट जाएगा। अच्छा, अब किसी को डाउट हो रहा हो कि पता नहीं सर कटेगा कि नहीं कटेगा, मैं यहाँ पे आप डिवाइड करके दिखा देता हूँ आपको ये क्वेश्चन, बाकी आप खुद से चेक कर लेना, पढ़ते टाइम पे इनको डिवाइड करके देख लेना। 125 का 17 में डिवाइड लगाता हूँ, डेसिमल लगाओ, जीरो बढ़ाओ, 125 बन जाए 125, 5 बचेगा, या 6 में से 2 गया 4 बचेगा, फिर डेसिमल लगा लो। 125 का 450 में पढ़ दो 3 बार में, 3 पंचे 15, 1 लगा, 3 दूनी 6 7, ज़्यादा हो गया क्या? ज़्यादा हो गया। 125 दूनी 250, 0 0 200 है, क्या गड़बड़ हो रहा है भाई? टेबल सही पढ़ पाओ। 125 3 जा 375 आएगा ना, 10 में से 5, 14 में से 5 गया 9, ये हो गया। डेसिमल लगाए, जीरो पढ़ दो फिर से, ठीक है। अब कितना चला जाएगा? 7 बार में नहीं, 8 बार में। 8 पंजे 40 की जीरो हासिल लगा 4, 8 दूनी 16, 16 4 20 की जीरो हासिल लगा 2, 8 गना 8 और 2 10, 1000 हो गया। ये तो गड़बड़ हो रहा है भाई, गड़बड़, चेक करो। एक बार चला गया, गलत तो नहीं घटा दिया मैंने, 10 में से 5 गया 5, 6 में से 2 गए 4, ठीक है। अब ये हो गया 125, 125 का टेबल पढ़ना है मुझे इसमें। 125 दूनी 250, 375, 4 बार क्यों नहीं जा रहा भाई? 4 पंजे 20 की जीरो हासिल लगा दो, 4 दूनी 8, 8 तो 10 की जीरो हासिल लगा 1, 4 4 5, 500 हो रहा है, सही है। 3 बार ही जाएगा, 3 पंचे 15, 1, 3 दूनी 6 7, 5, यहाँ बचे 14 14, अच्छा यहाँ गलत घटा दिया था मैंने ना, गलत माइनस कर दिया था, 1 जीरो और बढ़ा लो, ठीक है। तो ये कितनी बार चला जाएगा? 6 बार में, 6 पंजे 30, 3 6 दूनी 12 और 3 15, 1 6 6 और 1 7, देखो कितना आया 0.136, 3 डिजिट आए कि नहीं आए बोलो, देख लो। मैंने 17 में 125 का डिवाइड लगाया, टर्मिनेटिंग तो था ही, कितने डेसिमल पे था? 3 डेसिमल पे। चेक करके देखा मैंने यहाँ पे, डेसिमल के बाद 3 डिजिट लगे, पूरा टर्मिनेट हो गया। तो आई होप अब आपको टर्मिनेटिंग का क्वेश्चन अगर एमसीक्यू में पूछा जाता है आप टिक लगा सकते हैं, बस डेफिनेशन पे नज़र रखनी है, ठीक। आगे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हमने यहाँ पर कोप्राइम, 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़े, कोप्राइम पढ़ लिया, प्राइम भी पूछा गया है, ठीक है। कभी कभी तो सिंपल सी बात पूछ ली, इनमें से नेचुरल नंबर कौन सा होता है सबसे छोटा, तो आपको पता नहीं सबसे छोटा नेचुरल नंबर कितना होता है? 1। होल नंबर पूछे तो 0, कुछ भी है ना। कंपोजिट नंबर पूछे तो 4। एमसीक्यू में आए हुए हैं, आप ये नहीं कहेंगे कि ये तो सेकंड थर्ड की बात क्यों पूछ ली एग्जाम में। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं अभी हम। टॉपिक है हमारा HCF बाई प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब अभाज्य गुणनखंड विधि। HCF समझते हैं ना, मासा ना, मासा निकालना। एमसीक्यू में आएगा ही आएगा क्वेश्चन 100%। ये नहीं आया तो अभी मैंने जो बताया था वो आएगा, आना तो है ही, ठीक है। मासा निकालना, मासा लासा मासा जानते हैं ना, लासा पा मासा पा ना, HCF LCM HCF निकालना है, ठीक है। इस टॉपिक में अभी मैं HCF सिखाता हूँ, फिर LCM सिखाता हूँ आपको। तीनों मेथड में से आपको आता भी है ये क्वेश्चन, ठीक है, बट रिवीजन कराना मुझे। इससे मैंने 2 एग्जाम्पल ले लिए, मैंने लिया 12 और 18, ठीक है। इसका मुझे अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड आप जानते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, 18 का निकाल दो 2 इंटू 3 इंटू 3, तो HCF कैसे निकलेगा? जो कॉमन नंबर होते हैं उन्हें हम बाहर निकाल लेते हैं। 2 इंटू 3 कितना आ गया 6। इसे बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, आता है बच्चों को सिखा दिया जाता है 4th 5th क्लास में, ठीक है। उसके बाद आता है लॉन्ग डिवीजन। तो लॉन्ग डिवीजन में हम डिवाइड करके निकालते हैं, छोटे नंबर से बड़े नंबर में डिवाइड लगा दो, छोटे नंबर का बड़े में डिवाइड लगा, 12 बन जा 12, 6 आ गया, फिर से डिवाइड यहाँ बना लो, जिससे डिवाइड लगाया उसको अंदर डाल दो, 6 2 जा 12, कट गया ना, जिस टेबल में कट गया ना वही HCF होता है, ठीक। जिस अभी ये नहीं होता ना तो फिर से एक और डिवाइड लगाता मैं, ठीक। इक्वल डिवीजन क्या होती है? इक्वल डिवीजन होती है A इज इक्वल टू V इंटू क्यू प्लस आर, वेयर डिविडेंड डिवाइजर क्वॉशेंट और रिमाइंडर, ठीक है। डिविडेंड बड़ा नंबर होता है, ठीक है। A इज ऑलवेज ग्रेटर देन B, डेफिनेशन होती है A इज ऑलवेज ग्रेटर देन B, ठीक है। A हमारा 18 हो गया, B हमारा 12 हो गया। इसका टेबल मैंने इसमें लगाया, कितनी बार गया था? 1 बार, ठीक है। यानी कि इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1, रिमाइंडर कितना बचा था 6, ठीक। फिर मैंने दोबारा इसी स्टेप को रिपीट करूँगा, ए अभी ये 12 बन जाएगा, डिवाइड किसका लगाया मैंने? 6 का, कितनी बार गया? 2 बार, रिमाइंडर कितना बचा? 0।
तो ये हमारा जो नंबर आएगा वो बनेगा HCF, ठीक है। इसे इक्विलिब्रियम डिवीजन बोलते हैं। इक्विलिब्रियम डिवीजन की डेफिनेशन अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ तो आपको बता देता हूँ इक्विलिब्रियम डिवीजन के बारे में थोड़ा सा, ठीक है। फॉर एवरी A and B there exist two numbers Q and R which satisfy the A is equal to BQ plus R where A is greater than B और R जो है 0 और B से छोटा। ये हमारी इक्विलिब्रियम डिवीजन होती है। इक्विलिब्रियम डिवीजन क्या कहती है कि फॉर एवरी A एंड B, कोई भी दो नंबर दिए हों उनके लिए दो ऐसे नंबर जरूर एग्जिस्ट करेंगे जिससे कि हमारा ये जो कंडीशन है A इज इक्वल टू B इंटू क्यू, यानी कि A को मैं एक तरफ कर दूं जहां पर A हमेशा B से बड़ा होगा, ठीक। यानी कि बड़ा वाला नंबर एक तरफ रख दूं और छोटे वाले नंबर का Q से मल्टीप्लाई कर दूं। Q कोई नंबर होगा जिसे हम क्वेश्चन भी बोलते हैं, ठीक, और R रिमाइंडर होता है दूसरा नंबर है। तो अगर इस एक्सप्रेशन की मैं वैल्यू निकालूं तो बड़ा नंबर आ जाएगा। यहाँ पर रिमाइंडर जो है वो या तो 0 आएगा या 0 से बड़ा आएगा। ये भी MCQ में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा सही होता है, ठीक। तो यहाँ पर रिमाइंडर जो है हमारा 0 आता है, जैसे देखो इसमें 0 आया है, 0 से बड़ा आएगा। लेकिन जिससे मैं डिवाइड कर रहा हूँ, जिससे मैं डिवाइड दे रहा हूँ, रिमाइंडर उससे बड़ा कभी भी नहीं आ सकता। ये बात आपके पहले से ही क्लियर होगी मुझे लगता है, ठीक। जैसे यहाँ पर एक टॉपिक ले लेता हूँ मैं, 12 ले लिया मैंने और एक ले लिया 21, ठीक। 12 का डिवाइड इसमें लगाया, 12 बन जाए 12, कितना बचेगा 9। 9 का डिवाइड 12 में लगाया, 9 एकम 9, 3 बचा। 3 का डिवाइड 9 में लगाया, देखो, ठीक। यहाँ पर जो A है हमारा वो 21 बनेगा, B है वो 12 बनेगा, ठीक है, क्लियर। A इज ऑलवेज B, ठीक। तो इक्विलिब्रियम डिवीजन, ये तो लॉन्ग डिवीजन हो गया। यहाँ पर HCF कितना आ जाएगा, ये आपका HCF हो जाएगा 3। HCF कितना हो जाएगा 3, ठीक। यानी कि जिससे मैं डिवाइड लगाता हूँ, जिस डिवाइड पर ये टर्मिनेट हो जाएगा वो नंबर HCF बनता है, ठीक। इक्विलिब्रियम डिवीजन सेटिस्फाई कैसे करता है देखो, जैसे कि मैंने 12 का डिवाइड आपका 21 में लगाया, 12 बन जाए 12, 9 बच गए आपके, ठीक है। अब जरा देखना, 21 इज इक्वल टू, डेफिनेशन क्या है इक्विलिब्रियम की, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इक्विलिब्रियम ने ये कहा ये भी ऐसे नंबर जिसमें Q और R अगर मैं नंबर सेटिस्फाई करा दूँ तो एक्सप्रेशन सही हो जाएगा। तो ये तो 21 था, B हमारा 12 था, Q कितना आया था 1, रिमाइंडर कितना आया था 9, ये R था और ये Q था। तो देखना जरा, 12 बन जाए 12 प्लस 9, हो गया ना सेटिस्फाई। तो इक्विलिब्रियम डिवीजन यही कहते हैं, फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर A एंड B देयर एग्जिस्ट अनदर नंबर Q एंड R सच दैट द फॉलोइंग रिलेशन इज सेटिस्फाइड वेयर R जो रिमाइंडर है वो 0 से लेकर के जिस नंबर से हम डिवाइड लगाते हैं, ठीक है, डिविडेंड तक से छोटा तक, ठीक है, पॉसिबल होता है। मैं 12 से डिवाइड लगा रहा हूँ तो रिमाइंडर कितने पॉसिबल हैं, 9 आया ना, 12 से छोटा है कि नहीं है। रिमाइंडर कुछ भी पॉसिबल है लेकिन 12 नहीं आ सकता, 11 तक आ सकता, 0 से लेकर के 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक हमारे रिमाइंडर पॉसिबल हैं। क्वेश्चन है हमारे पास प्राइम फैक्टर ऑफ 156। तो भाई ये मैं आपको बता चुका हूँ, प्राइम फैक्टर ऑफ 156 बहुत इजी है, आप सब लोग निकालना जानते हैं। 156 का ऐसे करके और जिसको प्राइम फैक्टर बोलता है, 2 7 जा 2 8 जा 2 3 जा 2 9 जा 3 बन जा, है ना, कितना आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, है ना। ये प्राइम फैक्टर हो गए। इसको और भी तरीके से लिखा आ सकता है एग्जाम में ऐसे, ठीक है, तो आप पावर फॉर्म में भी लिख सकते हो, ठीक। अगला कहता है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का मतलब पावर, घात, किसकी, 3 की घात बताओ इसके प्राइम फैक्टर। 144 के प्राइम फैक्टर करना जरा, आते हुए होंगे आपको सबको। 2 से काटो, 2 7 जा 14, 2 2 जा 2 से 36 हो जाएगा, 2 से 18 हो जाएगा, 2 से 9 हो जाएगा, 3 से 3 हो जाएगा, 3 से 3 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2, ये तो प्राइम फैक्टर हो गया इसका, ठीक। लेकिन इसने पूछा एक्सपोनेंट ऑफ 3, ये MCQ पूछे गए हैं, एक्सपोनेंट ऑफ 3 का एक्सपोनेंट कितना है 2, 3 की पावर कितनी है 2। ऐसे 2 की पावर पूछे तो भी बता सकते हो, ठीक है। अगर पूछे कि सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स, अगर पूछे सम ऑफ एक्सपोनेंट, ये भी क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, एक्सपोनेंट का सम, एक एक्सपोनेंट 4 है, एक एक्सपोनेंट 2 है, तो कितना आ जाएगा 6, ठीक है।
पर्टिकुलरली किसी की पावर पूछ ले या दोनों की सम टोटल पूछ ले तो आप बता सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज कोप्राइम। कोप्राइम मैंने अभी पढ़ाया था आपको, तो खूब अच्छे से बताया था। इसमें से कौन सा कोप्राइम, देखो 14 और 35 7 के टेबल में आते हैं कि नहीं आते, बोलो। नहीं होगा ये। 18 25 31 93 31 के ही टेबल में आते हैं ये। 32 और 62 2 के टेबल में आते हैं ये बंदा किसी के टेबल में नहीं आता, देख लो। यही मैंने शायद एग्जाम्पल भी दिया था आपको, क्वेश्चन में भी यही मिल गया हमें। 18 और 25 ये 3 में आता, वो 3 में नहीं आता, ये 5 में आता, ये 5 में नहीं आता। ये हमारा कोप्राइम होगा, ये हमारा रिजल्ट होगा, ये हमारा आंसर। ये 7 के टेबल में आ रहा है, 31 के टेबल में आ रहा है, और ये 2 के टेबल, ये दोनों किसी के टेबल में नहीं आते, तो ये हमारा कोप्राइम नंबर होगा, पेयर ऑफ कोप्राइम होगा, ठीक। तो प्राइम फैक्टराइजेशन पूछ ले। अब आप कहोगे सर 10th में ऐसी बातें नहीं पूछता, पूछ लेता कभी कभी, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करवा लेगा। एक्सपोनेंट ऑफ 3, एक्सपोनेंट ऑफ 5, या सम ऑफ द एक्सपोनेंट, या प्रोडक्ट ऑफ एक्सपोनेंट। आप लैंग्वेज समझ जाना, ठीक है, कि घातों का गुणनफल कितना होगा, घातों का योगफल कितना होगा, ठीक। ये सब चीजें पूछा जा सकता है एग्जाम में, छोटी छोटी बातें, ठीक। अभी अब फिर से आते हैं एक छोटा सा HCF का। देखो MCQ क्वेश्चन आएगा, आपको HCF का जो मेथड अच्छा लगता है उससे कर दो, डजेंट मैटर, बस टिक सही लगा होना चाहिए, ठीक। हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं उससे हमें तो ऑप्शन में गोला सही भरना है, बस मेथड कुछ भी अप्लाई कर रहे हैं, MCQ कर रहे हैं हम, ठीक है। तो 20 MCQ 20 मार्क्स के जो है, कोशिश करो कि जो इजी है वो क्वेश्चन तो सही जाने ही जाने चाहिए हमारे, ठीक। तो अभी हम MCQ बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको HCF के, ठीक है। तो देखो 18 और 24 का हमें HCF निकालना है। हमें ये वाला मेथड आता है, ठीक है। आता तो मुझे वो वाला भी है, लेकिन 2 से काटा 12, 2 से काटा 6, 2 से काटा ये आ गया। तो HCF कितना आ जाएगा, एक ये पेयर बन रहा है और एक ये पेयर बन रहा है, 2 3 जा कितना आ जाएगा 6, ठीक है। अगर आप ऐसे करना, अगर आपको टाइम कम है, आपको ये समझ में आता है, इससे कर दो। 18 बन जाए 18, कितना बचेगा 6, 18 अंदर ले जाओ, 6 3 जा 18, देखो 6 के टेबल में आ रहा कि नहीं आ रहा। तो यहाँ से भी HCF 6 आ रहा है, यहाँ से भी HCF 6 आ रहा है। ये लॉन्ग डिवीजन है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन है, ठीक है। इन्हीं दोनों में से एक मेथड लगा देना एग्जाम में, बस क्वेश्चन हिट हो जाएगा। हमें बस आंसर पे फोकस करना है, हमारा आंसर सही होना चाहिए, ये मैटर नहीं करता हमने किस मेथड से सॉल्व किया है इसको, ठीक। बट हमें नॉलेज में दोनों मेथड आने चाहिए, ठीक। ये वाला है, अगर मैं इसको देखो 1 लॉन्ग डिवीजन से करता हूँ, 132 बन जाए 132, ये 2 बार चला जाएगा, 264, 4 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। 132 को अंदर ले आओ, 24 पंजे 120, 2 और 1 12 आ जाएगा, 24 अंदर ले आओ, 12 दूनी 24, कैंसिल हो गया ना। HCF कितना आ रहा है 12, ठीक। ऐसे कर सकते हो आप, छोटे नंबर से बड़े नंबर में डिवाइड लगाते चलो, जब तक डिवाइड लास्ट हो जाए तो उसका जो डिविडेंड होता है वो हमारा आंसर होता है, ठीक। प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, ऐसे करोगे तो भी कर सकते हो। आपको जो मेथड अच्छा लगता है उस मेथड से आपको HCF का एक MCQ एग्जाम में मिलने की बहुत संभावना है। अगर HCF नहीं आया तो LCM आएगा, ठीक। तो अभी HCF था, अब मैं इन्हीं क्वेश्चनों का आपको LCM निकालना सिखाता हूँ, ठीक। कभी बाई चांस LCM आ जाए, ठीक है। तो एक और तरीका है LCM निकालने का, देखो LCM इज इक्वल टू होता है नंबरों का मल्टीप्लाई अपॉन HCF, ठीक है। इससे भी कर सकते हो आप, ठीक। पहले इससे बता देता हूँ, LCM इज इक्वल टू नंबरों का मल्टीप्लाई अपॉन HCF, ठीक है। तो LCM इसका निकालो, नंबर कितने हैं हमारे पास 18 और 24, HCF कितना है 6, 6 से काट दो, 4 बार में कट गया 74, ये आ जाएगा आपका LCM, ठीक। यहाँ निकालो नंबरों का मल्टीप्लाई इंटू 12, 12 से काट दो, 12 कम 12, 12 का 12, 11 इंटू 288, 11 8 88, 8 करी चला, 11 8 88 और 8 96 की 6 हासिल 9, 11 दूनी 22 और 9 31, ये आपका LCM आ गया, ठीक है। तो एक तो ये फार्मूला हो गया, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। 2 नंबर अगर हो तो आप ये फार्मूला लगा, जिससे ये निकल आता है, ठीक है। LCM निकालना तो HCF चला जाएगा, HCF निकालना तो LCM चला जाएगा, इससे भी निकल आएगा। एक और मेथड है, उससे और मैं बता देता हूँ। अगर मुझे LCM निकालना हो तो हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन से HCF के लिए, और हम देखते हैं कैसे निकालते हैं। HCF क्या, LCM निकालेंगे ना, इसका मैं LCM सिखा रहा हूँ आप, HCF तो आप समझ गए होंगे। LCM निकालने के लिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। या तो फिर HCF निकालो और उस फॉर्मूले से कर लो। प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 3 इंटू 5 नहीं 3 इंटू 3 इंटू 5, 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, 225 का कर लो, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, ये आ जाएगा। 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, 45 5 जा 225। LCM अगर आपको निकालना है
तो एलसीएम के लिए आप इनकी बड़ी पावरें बना लो, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2। अब इसमें एलसीएम के लिए क्या करते हैं, हमारे पास जो बड़ी बड़ी पावर, जितने भी प्राइम नंबर यूज हुए हैं, जितने भी हमारे पास अभाज्य संख्या इसमें यूज हुई, 3 5 दो ही नंबर यूज हुए, इनके बड़े बड़े पावर लिख लो बस। 3 की बड़ी पावर 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे दोनों में से कोई सा भी एक लो, बड़ी बड़ी पावर लिख दी। 5 की बड़ी पावर 1 है, यहाँ पर 5 की पावर 2 है, तो बड़ी कौन सी, एक वाली बड़ी, दो वाली लिखेंगे, ठीक है। तो बस ये 9 हो गया, ये 25 हो गया, कितना आ जाएगा 225, ठीक। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर को लिख लो पावर की फॉर्म में, उसमें से बड़ी बड़ी पावरें उतार लो, वो हमारा एलसीएम होता है। ये थोड़ा सा और दूसरा तरीका है, और नहीं तो भाई एचसीएफ निकाल लो, और फॉर्मूला क्या था, एलसीएम इज इक्वल टू नंबरों का मल्टीप्लाई इंटू एचसीएफ, ये भी लगा सकते हो आप, ठीक। ऐसे इसमें देख लो 144 है, 144 का क्या करोगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 हो गया 144 का। देख लो भाई 36 का देख लो, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, पावर में चेंज कर लो, जगह नहीं है तो मैं नीचे पावर में चेंज कर दूँ क्या, 2 की पावर 4 और 3 की पावर 2, और 36 का क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2। तो एलसीएम लेने के लिए क्या करेंगे हमने बोला था ना बड़ी बड़ी पावर उतार लो, 2 की पावर 2 यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 वाला लेंगे, इसे छोड़ देंगे, ये तो दोनों बराबर ही है तो कोई सा भी लिख लो। ये 2 की पावर 16 हो गया, ये 9 हो गया, 16 9 जा 144, ठीक। या फिर एलसीएम का ये रहा फॉर्मूला हमारा, ठीक। दोनों में से कोई सा भी मेथड लगा सकते, आप एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं मुझे लगता है, ठीक। तो मैं आपको एचसीएफ और एलसीएम के कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ, आप प्रैक्टिस करना, और एचसीएफ एलसीएम आपको 1 नंबर का एमसीक्यू में मिल सकता है, कोई एक, या तो एचसीएफ पूछ लेगा या एलसीएम पूछ लेगा, ठीक है। कभी कभी क्या होता है दोनों पूछ लेगा, एमसी ऑप्शन बना देगा उसी तरीके के, बस। तो आप थोड़ा सा सॉल्व करेगा, आपको एचसीएफ यहाँ पे कट कर दो, एचसीएफ मिल रहा है, और नहीं कट करोगे पावर उतार लोगे तो एलसीएम मिल जाएगा। 1 2 क्वेश्चन मैं डाल देता हूँ, आप ट्राई करना, नहीं तो आपके पास बुक में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे एचसीएफ एलसीएम के, उन्हें आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। आगे की जो टॉपिक है वो हम कंटिन्यू रखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट्स।